के चलते लोग व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे भी ये चुनाव रहा है। एक दूसरे के ऊपर खूब छीछलेदर किए, एक दूसरे के खिलाफ खूब किया है। आम जनता को जो मुद्दा है वो बिल्कुल गौण हो गया। किसी ने आम जनता के मुद्दे को मंच पर नहीं उठाया। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। उसमें से दुर्ग लोकसभा में है जो तृतीय चरण चुनाव 7 मई को ख़त्म हुआ है और चुनाव में जो ईवीएम में जो मत उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला अब 4 जून को होगा। मतदाताओं ने बहुत सोच समझ के 7 मई को अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में मत डाले हैं और ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में कैद है, सुरक्षा बलों के अधीन। आज हमारे बीच ये दुर्ग शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने अपना जीवन कलम के माध्यम से कई लोकसभा चुनाव देखा है, अच्छे कवरेज किए हैं। इनकी बातों को, इनके लेखनी को सरकार ने माना है कि आपकी जो कलम में जो ताकत है वे हमें सही रास्ता बताती है। आज हम राजनीतिक चौपाल इन पत्रकारों के संग रखे हैं। इनकी बात, इनकी जुबानी मैं वरिष्ठ पत्रकार दुर्ग शहर के राजेंद्र सिंह ठाकुर से बात करता हूँ। ठाकुर जी, 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा किस मुद्दे पर लड़ी? मुद्दे तो भाजपा ने तो राम मंदिर, धारा 370 और 400 पार ये नारा देके चुनाव मैदान में लड़ी और कांग्रेस ने उसको डिफेंड करते हुए आरक्षण का मुद्दा उठाया, संविधान में संशोधन, संविधान ख़त्म कर देंगे का मुद्दा उठाया। ये काफ़ी हद तक भाजपा को भारी पड़ा है, जवाब देते नहीं बना है। कई जगह इनको स्पष्टीकरण देना पड़ा है कि संविधान में कोई संशोधन नहीं होगा। उसके अलावा कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाया, महंगाई भी काफ़ी बढ़ा है निश्चित रूप से, और ये मुद्दा भी इस चुनाव में हावी रहा है, देखने को मिला है। और इसी के चलते लोग व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे भी ये चुनाव रहा है। एक दूसरे के ऊपर खूब छीछलेदर किए, एक दूसरे के खिलाफ खूब टिप्पणी की गई है और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे पर हमले हुए हैं। पार्टी तो अपनी जगह है लेकिन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा लगे हैं। अब मतदाता ने क्या फ़ैसला किया ये तो समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुद्दा गौण हो गया और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और झूठे वादे या झूठ फैलाना ये दोनों ही दल के लोगों ने किया है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि असली मुद्दा भटक गई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। जनता के हित के लिए कोई ऐसी बात नहीं किए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं। लेकिन 4 जून को जो ईवीएम से जो मत निकलेगा वो किसके पक्ष में जाएगा, दुर्ग का नया सांसद लोकसभा में कौन होगा, हम फिर दूसरी पत्रकार भाई से बात करते हैं। पुनीत कौशिक जी, महंगाई, बेरोजगारी कांग्रेस उठाती रही और ये बोल रही कि गारंटी, मोदी की गारंटी भाजपा। हाँ, भाजपा तो टोटल मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ी है। लेकिन इस चुनाव में एक बात तय है, देखने को मिला, ये बयानबाजी का चुनाव रहा है। ये कोई भी एक नेता ने बयान दिया, ज़रा सी बात खटकी, विवादास्पद हुआ, उसी को ही मुद्दा बनाया गया है। आम जनता को जो मुद्दा है वो बिल्कुल गौण हो गया। किसी ने आम जनता के मुद्दे को मंच पर नहीं उठाया। दुर्ग लोकसभा में तो आप देखें सबसे बड़ा मुद्दा बीएसपी है। किसी ने बीएसपी पर कोई बात नहीं की। बीएसपी में यहाँ पर स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। निजीकरण की बात करते हैं, निजीकरण तो अप्रत्यक्ष रूप से बीएसपी का हो ही गया है। तमाम वहाँ बीएसपी के जितने काम हैं सब ठेके पे चल रहा है, ठेके मजदूर काम कर रहे हैं और उनको प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। बीएसपी ने सारी स्कूल बंद कर दिए, उस पर कोई बात नहीं। अब अस्पताल बंद करने की तैयारी चल रही है, उस पर कोई बात नहीं। तो मुद्दा बिल्कुल नहीं रहा। लोगों को केवल भ्रमजाल में फैलाया गया, अपने वाकपटुता, अपने चातुर्य उन्होंने दिखाया है, एक दूसरे पर हमला किया है। जुबानी हमला, जुबानी जंग पर ही आधारित रहा है। ये मुद्दा वाकई में कहीं पर नहीं रहा। आम जनता को जो पीड़ा है, आम जनता की जो समस्या है वो इस चुनाव से बिल्कुल गायब रही है। पुनीत कौशिक जी कह रहे हैं दुर्ग लोकसभा में दोनों राष्ट्रीय दल के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के, ये मुद्दे की बात नहीं किए हैं क्योंकि ब्लैकशील प्लांट का भी निजीकरण होने में समय नहीं लगेगा। ये पत्रकार भाई कह रहे हैं क्योंकि कई वर्षों से ये पत्रकारिता में अपने निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। वर्तमान समय में इतनी बड़ी उम्र में और भरी गर्मी में भी आज ये काम कर रहे हैं और इनकी बात एकदम सच है क्योंकि ब्लैकशील प्लांट में एक समय बहुत सारे स्कूल हुआ करते थे, आज गिने चुने 8 से 10 स्कूल हो गए हैं और शिक्षक भी रिटायरमेंट होते जा रहे हैं। बीएसपी में जो स्थानीय स्तर में जिनको नौकरी मिलती थी, आज वो बाहर के लोग
लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं। अब मैं दूसरे पत्रकार के पास आता हूँ। 2014, 2019, 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो लड़ी है किस किस मुद्दे पर और कितना सफल हुई? 2014 का लोकसभा चुनाव जिसमें पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में लड़े और उसमें यूपीए गठबंधन की जो कार्य प्रणाली रही उसको फोकस किया था बीजेपी ने और उसमें वो सफल भी हुए। 2019 का चुनाव भाजपा अपने पुराने एजेंडे राम मंदिर, धारा 370 इसको लेकर आई, उसमें भी भाजपा को सफलता मिली। अब इस चुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रवाद का जो मुद्दा सामने लाया है, राष्ट्रवाद, सनातन, ये मुद्दा रहा है बीजेपी का। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है राजग सरकार के कार्यकाल में जो निजीकरण हुए हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे आपके वायु सेवा का हो और बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयाँ हो, उसको एक हथियार बनाया। महंगाई, बेरोज़गारी के मुद्दे पे लड़ा कि सरकार ने पिछले समय जो वादे किए थे, कितनी हज़ार नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब कुछ नहीं किया। तो सरकार पिछले 10 सालों में जो वादा पूरा नहीं कर पाई। मेन मोटो यही रहा है कांग्रेस का, और भाजपा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद और सनातन इस बेस पे चुनाव लड़ा है। और जैसे अपने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में भी देखें प्रचार की तासीर को, तो भाजपा के जो मौजूदा प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप भाजपा प्रत्याशी को वोट दें। उन्होंने यही कहा अपने प्रचार के दौरान कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दीजिए, जबकि चाहिए ये था कि वो 5 साल से सांसद हैं, स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखना था, लोगों के बीच जाना था, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, या आपका आगे लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या एजेंडा है। ये एजेंडे भी प्रचार के दौरान हमें भाजपा की ओर से देखने को नहीं मिला। दूसरी ओर कांग्रेस न्यारी न्याय योजना, इसका प्रचार प्रसार कर रही थी। थोड़े बहुत स्थानीय मुद्दों को उठाया है कांग्रेस प्रत्याशी ने, जैसे बीएसपी के निजीकरण का मामला हो, वो कहते रहे हैं कि ये अडानी को सौंपने की तैयारी है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव में जो महतारी बंधन योजना जिसका लाभ देखने को मिला था, भाजपा को उसका फ़ायदा भी हुआ। और कांग्रेस जो है इस लोकसभा चुनाव में न्यारी न्याय योजना को लेके आई। लेकिन मतदान प्रतिशत पे अपन गौर करें, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक महिला मतदाता हैं, पुरुषों से अधिक है, लेकिन मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कम रहा है। तो ये वोट किधर गए हैं, किसके पक्ष में गए हैं, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएंगे। भाई कह रहे हैं कि सनातन और हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा ने उठाया है, और महंगाई और बेरोजगारी जो बिलाई स्टील प्लांट जो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बिलाई में आता है उसका निजीकरण भाजपा कर रही है, और यह कांग्रेस का आरोप है। और जो वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वह अपने मुद्दे पर नहीं लड़े। वो बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाना है मोदी जी को। जी मैं फिर आता हूँ। बेरोजगार, पढ़ा लिखा, बेरोजगारी, महंगाई भाजपा को नहीं दिखती है, कांग्रेस को दिखती है। नहीं, ये बात सही है। कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे भाजपा रहे, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो बढ़ना ही है, जिसको कोई कम नहीं कर सकता। अब निजी क्षेत्रों के माध्यम से इधर उधर से वो लोग बेरोजगारी कम करने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। बड़े विभागों में सरकारी पद, जैसे कांग्रेस आज बोल रही कि 30 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, मतलब 30 लाख पद खाली हैं, तो इसको भरने की प्रक्रिया नहीं करते। लेकिन युवा वर्ग का जो रुझान है वो मोदी की तरफ ज़्यादा दिखता है ना। तो बेरोजगारी के मैटर पे चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, इनको ठोस निर्णय करना चाहिए, उसके लिए नीति बनाएं और भर्ती की प्रक्रिया को तेज़ करनी चाहिए। निश्चित रूप से चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुख मुद्दा रहा है। दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस के राजेंद्र साहू, भाजपा से विजय बघेल, दोनों के कार्य को, दोनों का व्यवहार, विजय बघेल का ऐसा क्या काम जो अभी तक वो कर नहीं पाए आपकी नज़रों में? सांसद विजय बघेल जी लगभग 5 साल इस क्षेत्र से बाहर रहे हैं, उनका ऐसा कोई काम नहीं दिख रहा है, बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसके नाम पे वो वोट मांग सकता था इस चुनाव में। इसी के चलते उन्होंने मोदी जी का चेहरा सामने रखा। और रही सवाल कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू वर्सेस मोदी का चुनाव था। इस चुनाव में राजेंद्र साहू के साथ ना कोई बड़ा लीडर आया,
ना उनकी कोई बड़ी सभा हुई। हाँ, इस चुनाव में लगभग सामाजिक समीकरण, जातिगत समीकरण बहुत काउंट किया है। अगर राजन साहू को उनके समाज से संबंधित लोग उनके पक्ष में मतदान किए होंगे तो बहुत बढ़िया है, वरना एक अकेला मोदी के चेहरे के सामने उन्हें बहुत बड़ी टक्कर दी है। अब 4 तारीख को ही पता चल पाएगा कि क्या होता है चुनाव। पवन देवांगन जी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि वर्तमान सांसद भाजपा के उम्मीदवार विजय बघेल क्षेत्र से गायब रहे, मात्र उनका जो मुद्दा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का, और 4 जून को पता चलेगा कि ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को कितना वोट मिलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पंजा का निशान है उसको कितना वोट मिलता है, 2024 का लोकसभा का नया सांसद कौन बनता है, ये 4 जून को पता चलेगा। मैं फिर आता हूँ राजन साहू, साहू समाज से, भाजपा से विजय बघेल कुर्मी समाज से, दोनों में कौन भारी? देखिए, दुर्ग लोकसभा के जो मतदाता हैं उनका विचार समय काल परिस्थिति के अनुसार से बदलता रहा है। एक हद तक जातिगत समीकरण काम करता है, कभी कभी, हर बार नहीं करता। आप देख लीजिए, आपातकाल के बाद जो चुनाव, उससे पहले कांग्रेस अगड़ था ध्रुव, आपात के बाद जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस हार गई। बोफोर्स घोटाला हुआ, उसका असर पड़ा, मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, वो हार गई। अगर हम जातिवाद की बात करें तो एक बार 2 सामान्य चेहरे सामने आए कांग्रेस और भाजपा से सौरभ पांडे जी और कांग्रेस से प्रदीप चौबे जी, और पिछड़ा वर्ग से या साहू समाज से कहें तारा सिंह साहू जी, लेकिन तारा सिंह साहू जी को हारना पड़ा, वो तीसरे पोजीशन पर रहे। अगर जातिवाद चलता तो उसको जीत जाना था, लेकिन वो नहीं जीते, वहाँ पर जातिवाद काम नहीं आया। तो हर बार जातिवाद, मुझे लगता नहीं कि जातिवाद हम लोग भी उछाल देते हैं, जातिवाद है, ऐसा होता नहीं है। मतदाता सोच समझ के वोट करता है, ये मेरी जाति क्या है उसी के दूँ, ऐसा सबकी भावना नहीं होती। समय काल परिस्थिति के अनुसार से मतदाता अपना मत तय करता है, तो हर बार जातिगत समीकरण चल जाए ऐसा नहीं है। इस बार थोड़ा सा असर जरूर दिखा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो निर्णायक होगा। जाति भारी पड़ती है चुनाव के समय, क्योंकि अधिकतर देखा जाए दुर्ग लोकसभा में साहू समाज का वोटर है, लेकिन साहू समाज अधिकतर भाजपा को वोट दिया है, ये मतदाता कह रही है। लेकिन ईवीएम से जो मत निकलेगा वो साहू समाज का अधिक मत निकलेगा कि कुर्मी समाज का, ये पता चलेगा। मैं फिर भाई के पास आता हूँ। दुर्ग लोकसभा 2 बघेल के बीच में लड़ाई हुआ, विजय बघेल भाजपा से, कांग्रेस से भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि राजन साहू भूपेश बघेल के कहा जाए छोटा भाई कहलाता है, आपके विचार? ये चुनाव 2 बघेल के बीच हुआ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं प्रत्याशी थे, उनका पूरा समय राजनांदगांव में बीता, वहाँ मतदान होने के बाद वो ज़रूर कुछ समय दिए, और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और ज़िले के बड़े लीडर हैं, तो उनका प्रभाव कम हो या ज़्यादा हो, है ना, ये कहना सही नहीं होगा। प्रभाव तो रहेगा ही, पूर्व सीएम रहे हैं, कांग्रेस के इकलौते बड़े लीडर हैं वो, और उसमें ये भी नहीं माना जा सकता कि दोनों बघेल के बीच चुनाव है, क्योंकि दोनों बघेल की कार्यप्रणाली, कार्यशैली में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। वो अब तक अभी पाटन विधानसभा चुनाव भी हुआ कुछ महीने पहले, जहां दोनों बघेल टकराए थे, लेकिन पाटन वालों ने बड़े बघेल को ही चुना जो मुख्यमंत्री थे। तो इस चुनाव में इस बघेल को कितना मत मिलेगा या इस बघेल की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी को कितना मत मिलेगा, ये कहना सही नहीं होगा। भाई कह रहे हैं कि पाटन से विजय बघेल को शिकस्त 2023 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने दिया था, जब उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री थे। सोचे थे कि मैं 75 पार, लेकिन जनता ने पूरे राज्य में 75 का नारा को हटा के 35 का नारा उनके लिए सॉलिड बिठा दिया और सत्ता से दूर हुई और भाजपा की सरकार काबिज हुई। मतदाता किसकी ओर अधिक झुकाव रहा 2024 का लोकसभा चुनाव में दुर्ग लोकसभा में? दुर्ग लोकसभा में अगर बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दा काउंट किया है, और लगभग हमको तो मतदान के बाद कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में झुकाव दिख रहा है। महतारी वंदन योजना बहुत बड़ा काम कर दिया इस चुनाव में। बाकी मुद्दा गौण रहा है, राम मंदिर के नाम ऐसा बहुत उसमें नहीं आया है बहुत ज़्यादा, लेकिन महतारी वंदन काउंट किया और महिलाओं का वोट लगभग महतारी के पक्ष में गया है। ये राजनीतिक चौपाल दुर्ग शहर के वरिष्ठ पत्रकारों का संग रही है। इन्होंने अलग अलग मुद्दे पर बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने राम का मंदिर सनातन का रखा है और कांग्रेस ने
महंगाई, बेरोजगारी रखा है और ब्लैक स्टील प्लांट के निजीकरण की बात इन्होंने की है। ये पत्रकार अपना जीवन लेखनी में निकाल दिए हैं, साथ ही साथ इन्होंने कई लोकसभा चुनाव भी देखे हैं और आज हमने इनकी राजनीतिक चौपाल रखी है। 7 मई को जो ईवीएम में मत डाले गए हैं वो 4 जून को जो ईवीएम से मत निकलेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ का निशान में अधिक निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान में अधिक निकलेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। और नया सांसद दुर्ग लोकसभा का 8वीं लोकसभा का कौन बनता है ये 4 जून को पता चलेगा। जो सांसद 18वीं लोकसभा का बनेगा दुर्ग लोकसभा का, वो दिल्ली में लोकसभा में शपथ लेगा, ये 4 जून को पता चलेगा। आपको भी 4 जून को इंतजार है, मुझे भी है और इन पत्रकारों को भी। ये राजनीतिक चौपाल, रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।